नमस्कार। मिल्की वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे मैं आई.के. त्रिपाठी आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि आप जान रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं को ध्यान में रखकर हम राजनीति विज्ञान विषय पर प्रश्न श्रृंखला संचालित कर रहे हैं। और यह प्रश्न श्रृंखला केवल इन परीक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों की भी जो इसी तरह की शिक्षक वर्ग की परीक्षाएं हैं, उन सब के लिए समान रूप से उपयोगी। तो आज प्रश्न श्रृंखला क्रमांक 13 में हम जॉन लॉक भाग 2 पर 15 प्रश्न करेंगे। जॉन लॉक भाग 1 पर हमने 15 प्रश्न किए हैं पिछले वीडियो में, और आज के वीडियो में हम जॉन लॉक भाग 2 के अंतर्गत अगले 15 प्रश्न करेंगे। तो आइए देख लें आज का पहला प्रश्न क्या है। तो क्या है पहला प्रश्न, देख लें हम। निम्नलिखित में से किसे क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है? और आपको 4 विकल्प हैं, ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो और डी इनमें से किसी को नहीं। तो वास्तव में क्रांति का दार्शनिक जॉन लॉक को कहा जाता है। जॉन लॉक को क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने 1688 में हुई गौरवमयी क्रांति का समर्थन किया था। उस क्रांति का समर्थन करने के कारण ही जॉन लॉक को क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है, क्योंकि इसने 1688 में हुई गौरवमयी क्रांति का समर्थन किया था। गौरवमयी क्रांति कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, और इसके द्वारा राजा के अधिकारों को सीमित कर दिया गया था और वास्तव में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई थी, संसद के अधिकारों में वृद्धि हो गई थी। तो इस क्रांति का जॉन लॉक ने समर्थन किया था, इसीलिए उसे क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, जॉन लॉक। अब इसके बाद देख लें हम अगला प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न क्या है, देख लें हम इसे। लॉक का जन्म कब हुआ था? लॉक का जन्म कब हुआ था? और आपको 4 विकल्प हैं, ए 1632 में, बी 1660 में, सी 1688 में और डी 1704 में। तो वास्तव में जॉन लॉक का जन्म हुआ था, उसका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1632 में। इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड के रिंगटन स्थान पर हुआ था। उसका जन्म 1632 में हुआ, 29 अगस्त 1632। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए 1632। 1660 में क्या हुआ? इसमें लॉक ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से परिस्नातक किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, परिस्नातक या पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। और 1688 में क्या हुआ था? इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति हुई थी। इंग्लैंड में गौरवमयी क्रांति, और 1704 में क्या हुआ? जॉन लॉक की मृत्यु हुई थी। जॉन लॉक की मृत्यु। तो इस तरह से इन सभी तिथियों पर कुछ न कुछ विशेष घटनाएं जुड़ी हुई है इनसे संबंधित। लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया है जॉन लॉक का जन्म कब हुआ था, तो उसका सही विकल्प है ए 1632 में। अब इसके बाद देख लें हम प्रश्न नंबर 3। तो आइए देख लें इस प्रश्न में क्या पूछा गया है। जहां विधि नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? जहां विधि नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं है, यह किसने कहा था? और 4 विकल्प हैं आपके सामने, ए है बेंथम, बी लॉक, सी रूसो और डी हॉब्स। तो वास्तव में यह कथन जॉन लॉक का है। यह कथन लॉक ने कहा था कि जहां विधि नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है। तो इस तरह प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा विकल्प बी लॉक। अब देख लें हम आज का चौथा प्रश्न।
तो आए देख लें चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया है। लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का आधार क्या है। लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत का आधार क्या है। और चार विकल्प हैं, ए भय, बी संहिता, सी संप्रभु और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वास्तव में ये प्रश्न देखने में बहुत आसान लग रहा है, बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन बड़ा सारगर्भित प्रश्न। इसमें आपसे यह जानना चाहा है कि लॉक का जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत है वह क्यों आया, क्यों वह सामाजिक समझौते की जरूरत पड़ी, यह पूछा गया। तो क्या था, जॉन लॉक क्या कहता है कि सामाजिक समझौते के पहले की जो अवस्था थी वो वास्तव में प्राकृतिक अवस्था है। सामाजिक समझौते के पहले की अवस्था जो थी वो प्राकृतिक अवस्था, प्राकृतिक अवस्था। और इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन कैसा था, बहुत ही शांतिपूर्ण था, सहयोगी था, आपस में वो एक दूसरे से सहयोग करता था, सद्भाव के साथ रहता था। लेकिन इस समय उसके पास में तीन अधिकार जो थे, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और जीवन का अधिकार, ये अधिकार पूरी तरह से लागू नहीं हो पाते थे। इस समय क्या व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था थी, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, राज्य नहीं था। और ये सारी व्यवस्था जो संचालित होती थी वो प्राकृतिक कानूनों से संचालित होती, प्राकृतिक कानूनों से व्यवस्था का संचालन। जॉन लॉक कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी अवस्था थी, शांति, सहयोग, सद्भाव, स्वतंत्रता, ये सब इस अवस्था की विशेषताएं थी। लोगों के पास अधिकार थे, उनके पास संपत्ति का अधिकार था, जीवन का अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार था। ये सारी व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी और इस व्यवस्था में राज्य नहीं था, इसलिए यह व्यवस्था प्राकृतिक कानूनों से संचालित होती थी। और प्राकृतिक कानून वास्तव में कैसे थे, नैतिकता के नियम थे। लोग नैतिकता के आधार पर इन कानूनों का पालन करते थे, यह व्यवस्था चलती रहती थी। लेकिन वो कहता है कि इस समय कुछ असुविधा जरूर थी। वह असुविधा क्या थी, इन कानूनों की स्पष्ट घोषणा नहीं थी कि कौन से कानून है कौन से नहीं। इन कानूनों का क्रियान्वयन पूरी तरह सुनिश्चित नहीं था, क्योंकि कार्यपालिका नहीं थी। घोषणा इसलिए नहीं थी क्योंकि विधायिका नहीं थी। अर्थात इन कानूनों की ना तो स्पष्ट घोषणा थी कि यह कानून है, क्योंकि विधायिका नहीं थी, और ना ही यह कानून पूरी तरह से लागू हो पाते थे क्योंकि कार्यपालिका नहीं थी। और तीसरी बात यह थी कि अगर कोई इन कानूनों का पालन ना करे, उनका उल्लंघन कर दे, तो क्या था, न्यायपालिका दंड देने के लिए नहीं थी। अर्थात विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों का अभाव था। इस कारण लोगों को असुविधा होती थी। इस कारण क्या स्थिति होती थी, लोगों को असुविधा होती थी, लोगों को असुविधा। प्राकृतिक कानूनों से व्यवस्था का संचालन हो रहा है, लोगों को असुविधा हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि क्यों हो रही है असुविधा, क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अभाव है, और न्यायपालिका का अभाव है। ये तीनों संस्थाओं का अभाव होने के कारण लोगों को असुविधा हुई। और असुविधा होने का परिणाम क्या हुआ, इस कारण लोगों ने क्या किया, आपस में समझौता किया। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, लोगों ने समझौता किया। और समझौते से क्या आया अस्तित्व में, राज्य अस्तित्व में आया, राज्य अस्तित्व में आया। और राज्य अस्तित्व में आया, इसके साथ ही क्या हुआ, विधायिका, इस राज्य के अस्तित्व में आने से क्या हुआ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका
का गठन हुआ। ये भी अस्तित्व में आ गए, तीनों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का गठन हुआ, अर्थात ये तीनों अस्तित्व में आ गए। और अब इसका परिणाम क्या हुआ कि जो व्यवस्था का संचालन है वह स्पष्ट रूप से व्याख्यायित कानूनों से होने लगा। अब क्या स्थिति हुई, इसका परिणाम क्या हुआ, व्यवस्था का संचालन कानूनों अर्थात संहिता, कानून को संहिता भी कहा जाता है, संहिता से होने लगा। ये इसका परिणाम हुआ, क्योंकि अब विधायिका, कार्यपालिका सब अस्तित्व में आ गए, तो अब व्यवस्था का संचालन कानूनों से या संहिता से होने लगा। और यही उसके सामाजिक समझौते का सार तत्व है, उसका आधार है, क्योंकि इन्हीं कानूनों की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पा रही थी प्राकृतिक अवस्था में। यहाँ पर विधायिका, कार्यपालिका का अभाव था इस प्राकृतिक अवस्था में। इस प्राकृतिक अवस्था में इस विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का अभाव था, लोगों को असुविधा होती थी, उसका कारण भी यही था। तो इसी विधायिका, कार्यपालिका के गठन के लिए वास्तव में समझौता हुआ, राज्य अस्तित्व में आया और उसके द्वारा ये तीनों की तीनों संस्थाएं अस्तित्व में आ गई। और इनसे क्या हुआ कि व्यवस्था का संचालन कानूनों से होने लगा, अर्थात संहिता से होने लगा, अर्थात उसके सामाजिक समझौते का सिद्धांत का आधार क्या है, संहिता या कानून। तो आपसे प्रश्न में जो पूछा गया है उसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, संहिता। अब इसके बाद देख लें हम आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। तो 5वें प्रश्न को देख लें हम, क्या पूछा गया है इसमें। एक कथन दिया गया है और आपसे पूछा गया है यह कथन किसका है। कथन क्या है, प्राकृतिक कानून तथा नागरिक कानून एक दूसरे में निहित हैं। प्राकृतिक कानून तथा नागरिक कानून एक दूसरे में निहित हैं, यह किसका कथन है। विकल्प ए हीगल, विकल्प बी हॉब्स, विकल्प सी लॉक और विकल्प डी रूसो। वास्तव में यह कथन जॉन लॉक का, यह कथन लॉक का है। लॉक का कथन कैसे है, इसकी व्याख्या हम देख लें जरा। लॉक कहता है कि प्राकृतिक अवस्था जो होती है राज्य के पहले की, उस समय प्राकृतिक कानून होते हैं व्यक्ति के पास, और जब राज्य की उत्पत्ति हो जाती है तो फिर नागरिक कानूनों का अस्तित्व आ जाता है। तो उसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था जो है, इस प्राकृतिक अवस्था में क्या बातें होती हैं। पहली बात ये होती है कि व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। वो कहता है व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। कितने प्राकृतिक अधिकार उसने बताए, उसने कहा 3 प्राकृतिक अधिकार हर मनुष्य को इस प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त है। ये जो प्राकृतिक अवस्था थी राज्य के पहले की, इसमें व्यक्ति को 3 प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। कौन से, एक स्वतंत्रता, दूसरा संपत्ति और तीसरा जीवन का। वो कहता है प्राकृतिक अवस्था की एक विशेषता क्या है, व्यक्ति को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं, एक विशेषता ये। और दूसरी विशेषता क्या है कि ये प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक कानूनों से संचालित होती है। यह व्यवस्था प्राकृतिक कानूनों से संचालित होती थी। वो कह रहा है यह व्यवस्था प्राकृतिक कानूनों से संचालित होती। लेकिन उसने कहा कि इन प्राकृतिक कानूनों के बारे में एक बात स्पष्ट है कि ये केवल नैतिकता के नियम थे, इनकी स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं थी, इनका पूरी तरह क्रियान्वयन नहीं होता था। क्यों नहीं होता था क्योंकि इस प्राकृतिक अवस्था में वास्तव में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अभाव था। वो कहता है इस समय विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का अभाव था। ये अस्तित्व में नहीं थी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों अस्तित्व में नहीं थी, और इनके अस्तित्व में न होने के कारण ये जो अधिकार थे
ये अधिकार पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो पाते थे, पूरी तरह से लागू नहीं हो पाते थे। तो उसने कहा कि इस कारण इसका परिणाम क्या हुआ कि ये प्राकृतिक कानून, इसका परिणाम क्या होता है, ये प्राकृतिक कानून न तो पूरी तरह क्रियान्वित होते थे, न ही इनकी स्पष्ट घोषणा होती थी, न ही इनकी स्पष्ट घोषणा होती थी। उसने कहा कि ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अभाव का परिणाम क्या हुआ कि ये प्राकृतिक कानून ना तो पूरी तरह से स्पष्ट रूप से घोषित थे और ना ही इनकी पूरी तरह से क्रियान्वयन हो पाता था और इनका कभी कभी उल्लंघन हो जाता था। तो उससे क्या होता था कि लोगों को असुविधा होती रहती थी और इस कारण लोगों ने क्या किया, इसके कारण लोगों को असुविधा होती रहती थी। वो कहता है इस कारण लोगों को असुविधा होती। और इस असुविधा से बचने के लिए लोगों ने क्या किया, लोगों ने सामाजिक समझौता किया, सामाजिक समझौता किया। और इस सामाजिक समझौते के द्वारा, ये सामाजिक समझौता जो किया, इस सामाजिक समझौते के द्वारा क्या अस्तित्व में आया, इसके द्वारा राज्य अस्तित्व में आया और सरकार अस्तित्व में आई। और वो कहता है कि इस सरकार का काम क्या है, इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। और इस समझौते के द्वारा राज्य अस्तित्व में आया, विधायिका, कार्यपालिका अस्तित्व में आ गई और विधायिका ने स्पष्ट रूप से घोषणा करनी शुरू कर दी कि कौन कौन से अधिकार मनुष्य के हैं। और इस सरकार का काम क्या है, इस सरकार का काम है इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना, इन प्राकृतिक अधिकारों के अनुरूप कानून बनाना। वो कहता है कि सरकार का काम है कि इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों के अनुरूप काम करे, वो इन्हीं के अनुरूप वह कानून बनाए और उन्हीं कानूनों को लागू करे। अर्थात वास्तव में जो सरकार कानून बनाएगी, ये कानून कौन से होंगे, इसके बनाए कानून जो होंगे वे कानून कहलाएंगे नागरिक कानून। नागरिक कानून, नागरिक कानून क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये राज्य में हैं। अगर राज्य अस्तित्व में आ गया है तो अब राज्य में जो कानून बनेंगे वे नागरिक कानून है और ये नागरिक कानून ठीक वैसे ही होंगे जैसे प्राकृतिक कानून थे। वो कहता है कि इन्हीं प्राकृतिक कानूनों की रक्षा के लिए यह समझौता हुआ, राज्य अस्तित्व में आया। इसलिए सरकार ऐसे कानून ही बनाएगी जो इन प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप हों, अर्थात प्राकृतिक कानूनों की तरह ही नागरिक कानून होंगे। अर्थात नागरिक कानून और प्राकृतिक कानून एक दूसरे में समाहित रहेंगे, एक दूसरे से मिले जुले रहेंगे। और यही कथन लॉक ने कहा था। आपसे जो ये प्रश्न पूछा गया है उसका सही उत्तर है जॉन लॉक, क्योंकि लॉक ही कहता है कि प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून दोनों एक दूसरे में निहित रहेंगे, क्योंकि समझौता इसीलिए हुआ है जिससे इन प्राकृतिक कानूनों के अनुरूप कानून बनाया जा सके और इनकी पूरी तरह से रक्षा की जा सके, इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी, लॉक। अब देख लें हम आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। तो छठे प्रश्न को हल कर लें हम। क्या पूछा गया है इसमें, प्रश्न है निम्नलिखित में किसने कहा है कि, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता बल्कि उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा करने के लिए हुआ है। विकल्प ए लॉक, बी मार्क्स, सी ग्रीन और डी हॉब्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉक। लॉक कहता है कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता। वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार थे। कहता है प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार थे। ये 3 प्राकृतिक अधिकार कौन से थे? पहला स्वतंत्रता, दूसरा संपत्ति और तीसरा
जीवन का अधिकार। वह कहता है संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है, राज्य की उत्पत्ति के पहले से ही यह अधिकार मनुष्य को प्राप्त है। और उसने कहा कि संपत्ति वास्तव में दो प्रकार की होती है, सार्वजनिक संपत्ति और निजी संपत्ति। जॉन लॉक कहता है कि मनुष्य अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से जो संपत्ति अर्जित करता है वह उसकी निजी संपत्ति है, और यदि वह सार्वजनिक संपत्ति को अर्थात भूमि को उपजाऊ बना लेता है और उस पर वह उत्पादन करता है तो वह भी उसकी निजी संपत्ति है। इस तरह से उसने कहा कि ये संपत्ति जो है वो प्राकृतिक अवस्था से ही मनुष्य का अधिकार है और राज्य ने संपत्ति को उत्पन्न नहीं किया, क्योंकि वह वास्तव में प्रकृति से ही प्राप्त है, बल्कि राज्य का निर्माण इसी की रक्षा के लिए हुआ है। वो कहता है कि ये तीनों अधिकार जो थे ये पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो पाते थे, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का अभाव था, इसीलिए समझौता किया गया और समझौते के द्वारा राज्य बना और राज्य इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए ही अस्तित्व में आया। अर्थात इनमें से एक अधिकार जो संपत्ति है उसकी रक्षा के लिए भी राज्य का निर्माण हुआ, राज्य अस्तित्व में आया। तो इस तरह से लॉक का यह कथन है कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता बल्कि उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा विकल्प ए, लॉक। अब इसके बाद देख लें हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। तो आइए देख लें 7वां प्रश्न। इसमें पूछा गया है लॉक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग छोड़ते हैं, और 4 विकल्प दिए हैं। आपसे पूछा गया है विकल्पों में ए अपने समस्त अधिकार, बी अपना कोई भी अधिकार नहीं, विकल्प सी केवल संपत्ति का अधिकार, और विकल्प डी प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या तथा उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया है वो है कि लॉक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग छोड़ते हैं, कौन से अधिकार छोड़ते हैं, ये पूछा गया। तो वास्तव में लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था जो थी, इस प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को 3 अधिकार प्राप्त थे। 3 अधिकार प्राप्त थे। स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन का अधिकार। और इन अधिकारों का क्रियान्वयन होता था क्योंकि प्राकृतिक कानूनों के अनुसार व्यवस्था संचालित होती थी, लेकिन उसमें कुछ असुविधा होती थी और उसी असुविधा को दूर करने के लिए लोगों ने समझौता किया और समझौते से क्या हुआ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो कि प्राकृतिक अवस्था में नहीं थे वे अस्तित्व में आ गए। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अस्तित्व में आ गए। अस्तित्व में आए। अब क्या स्थिति है, प्राकृतिक अवस्था में जब विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका नहीं थी तो स्थिति क्या थी कि लोग नैतिकता के आधार पर नियमों का पालन करते थे, वास्तव में खुद ही इसकी व्याख्या कर लेते थे, खुद ही इनका क्रियान्वयन करते थे। उन्हें क्रियान्वित कराने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी, उनके क्रियान्वयन के लिए कोई वास्तव में संस्थाएं नहीं थी। इसी कारण ये अधिकार कभी कभी पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो पाते थे। क्रियान्वित होते थे लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाते थे। तो व्यक्तियों ने अपने ये अधिकार नहीं छोड़े बल्कि उन्होंने इसकी व्याख्या और क्रियान्वयन का अधिकार छोड़ दिया। उन्होंने इस समझौते के द्वारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अस्तित्व में लाया गया और लोगों ने क्या किया, इन प्राकृतिक कानूनों की जो व्याख्या वे समझौते के पहले प्राकृतिक अवस्था में करते थे उनकी व्याख्या करने का अधिकार छोड़ दिया, उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार छोड़ दिया और ये अधिकार विधायिका और कार्यपालिका को प्राप्त हो गए। और ये अधिकार इनको इसीलिए प्राप्त हुए जिससे ये इन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सकें। तो वास्तव में इस समझौते के द्वारा लोगों ने अपना कोई भी अधिकार नहीं छोड़ा, उन्होंने केवल प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करने और उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार छोड़ा था, केवल ये अधिकार छोड़ा। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी।
अब इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। तो 8वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है। और 4 विकल्प हैं, ए हॉब्स, बी लॉक, सी रूसो और डी उपर्युक्त। तो वास्तव में संवैधानिक सरकार के विषय में जॉन लॉक चर्चा करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। हमने अपने पिछले प्रश्नों को हल कराते समय इसकी व्याख्या दी है स्पष्ट रूप से, संक्षेप में इसको बता देते हैं फिर से, कि जॉन लॉक कहता है कि सामाजिक समझौता जो होता है उस समझौते के द्वारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अस्तित्व में आती है तथा कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात वह सरकार संवैधानिक होती है, संविधान के बनाए हुए नियमों अर्थात विधायिका के द्वारा बनाए हुए नियमों के अनुसार संचालित होती है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा विकल्प बी लॉक। अब इसके बाद देख लें हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। तो आइए देख लें 9वें प्रश्न को। ये कथन कारण का प्रश्न है। इसमें एक कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है और फिर 4 विकल्प हैं आपके पास। कथन क्या है, कथन ए, लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित हैं। लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित हैं। कारण आर क्या दिया गया है, राज्य का अस्तित्व जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा में। अब 4 विकल्प हैं और आपसे कहा गया है सही विकल्प का चयन करें। विकल्प ए है, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। बी है, ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। और डी है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य। ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करते हैं, हम आपको अपने पिछले वीडियो में भी इस पर बता चुके हैं कि पहले हमें देख लेते हैं कि दोनों कथन जो हैं, इन दोनों कथन में से क्या केवल एक सत्य है या दोनों सत्य। अगर केवल एक सत्य है तो हम ये विकल्प ढूंढ लेते हैं कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य, वह अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। लेकिन अगर दोनों सत्य है तो फिर थोड़ा सा कठिन होता है, फिर यह देखना होता है कि वह व्याख्या है कि व्याख्या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कथन पढ़ते हैं, फिर क्योंकि लगाते हैं, फिर कारण पढ़ते हैं। अगर यह क्योंकि संतुष्ट हो गया तो फिर उसकी व्याख्या है, और यह क्योंकि संतुष्ट नहीं हुआ तो व्याख्या नहीं है। अर्थात क्योंकि के बाद जो कुछ लिखा है वह उसका सही कारण प्रतीत हो जाएगा तब तो व्याख्या है, और सही कारण प्रतीत नहीं हुआ तो वह व्याख्या नहीं। तो इस प्रश्न को हम हल करें, देखें क्या है। लॉक क्या कहता है, राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित हैं। लॉक का यह कथन सही है। लॉक के अनुसार राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित हैं और कारण राज्य का अस्तित्व जीवन और संपत्ति की सुरक्षा में है। यह भी सत्य है। वह कहता है कि राज्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है, तो यह भी सत्य है। अब व्याख्या है कि नहीं, हम इसको देखें। वो कहता है कि वास्तव में प्राकृतिक अवस्था जो थी, उस प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास में ये तीनों अधिकार थे, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। लेकिन उस प्राकृतिक अवस्था में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अभाव था, इसलिए ये अधिकार पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो पाए और कुछ असुविधा मनुष्य को होती थी। उसी असुविधा से बचने के लिए उसने सामाजिक समझौता किया और राज्य का निर्माण किया। जब राज्य अस्तित्व में आया तो राज्य में अस्तित्व का आने का सही कारण क्या था, इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा करना। इसीलिए राज्य को जो तीनों संस्थाएं हैं वो अस्तित्व में आई और उसमें ये व्यवस्था की गई कि जो सरकार बनेगी वह सरकार जो कानून बनाएगी वो इन तीनों का अधिकारों की रक्षा करने वाले कानून बनाएगी। और वो सरकार अगर इन तीनों कानूनों की रक्षा नहीं करती है तो लोगों और शासकों के बीच जो समझौता हुआ है वह समझौता अस्थायी है। उस समझौते को लोग कभी भी तोड़ देंगे और दूसरी सरकार की स्थापना कर लेंगे। तो राज्य का कार्य वास्तव में क्या है, इन्हीं अधिकारों की सुरक्षा करना,
इन्हीं अधिकारों को स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करना और इन अधिकारों का उल्लंघन होने पर दंड की व्यवस्था करना। लॉ कहता है कि ये अधिकार राज्य के अस्तित्व में आने के बाद भी बने रहते हैं। इसीलिए सरकार का काम क्या होता है कि विधायिका ने जिन कानूनों को बनाया है उनको पूरी तरह से लागू करे और विधायिका इन्हीं अधिकारों के अनुरूप कानून बनाएगी और सरकार इन्हीं अधिकारों की रक्षा करेगी। अर्थात उसके कार्य क्या होंगे, उसकी शक्तियां क्या होंगी, सीमित हो जाएंगी। वह जो चाहे वह नहीं कर सकती, उसको केवल इन्हीं की सुरक्षा करने का कार्य दिया गया है लॉ के अनुसार। अर्थात लॉ जो कहता है कि राज्य के कार्य और शक्तियां सीमित हैं। क्यों सीमित हैं? क्योंकि राज्य का अस्तित्व ही इसीलिए आया है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा के लिए, इसीलिए सीमित है। अर्थात इसका सही कारण यह बन रहा है। वो कहता है कि ये सरकार की या राज्य की शक्तियां सीमित हैं। क्यों सीमित हैं? क्योंकि इन अधिकारों की सुरक्षा में ही उसका अस्तित्व है। अर्थात यह इसकी सही व्याख्या करता है। अर्थात इस प्रश्न का सही विकल्प होगा विकल्प ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। इस तरह से प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर है विकल्प ए। अब इसके बाद देख लें हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। तो आए 10वें प्रश्न को देख लें, क्या पूछा गया है इसमें। जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में है? जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में है? ए सहमति सिद्धांत, बी सीमित सरकार, सी उपर्युक्त दोनों और डी दोनों में से। तो वास्तव में जॉन लॉक क्या कहता है कि प्राकृतिक अवस्था से राज्य की अवस्था में पहुंचने के लिए मनुष्यों के बीच समझौता हुआ। ये कहता है सामाजिक समझौता हुआ लोगों के बीच, सामाजिक समझौता। और सामाजिक समझौता कितने थे? कहता है कुल 2 समझौते हुए। एक समझौता था स्थायी समझौता और दूसरा था अस्थायी समझौता। और यह स्थायी समझौता जो हुआ वो किसके मध्य हुआ? लोगों के मध्य। और इन लोगों के मध्य हुआ, अर्थात लोगों ने सहमति से समझौता किया। इसका परिणाम यह है, इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर सहमति सिद्धांत दिखाई दे रहा है। सहमति सिद्धांत दिखाई दे रहा है। सहमति पर आधारित था यह समझौता, सहमति सिद्धांत दिखाई दे रहा है। ठीक, क्योंकि लोगों के बीच में जो समझौता हुआ वो उनकी सहमति से हुआ। लोगों ने आपस में समझौता किया, मिलजुल के किया, अर्थात सहमति सिद्धांत दिखा। दूसरा समझौता क्या हुआ? ये अस्थायी समझौता हुआ। ये लोगों और शासकों के बीच हुआ, लोगों और शासकों के मध्य हुआ। और यह समझौता अस्थायी है। क्यों अस्थायी है? क्योंकि इसके द्वारा लॉक कहता है कि लोगों ने सरकार को कुछ जिम्मेदारी सौंपी। उसे क्या जिम्मेदारी सौंपी कि प्राकृतिक अवस्था में जो 3 प्राकृतिक अधिकार हैं उन 3 प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा करना और उन तीनों प्राकृतिक अधिकारों के अनुरूप कानून बनाना तथा विधायिका जो कानून बनाए उनके अनुसार सरकार का कार्य संचालित होना। अर्थात यह समझौता, अगर शासक इसके अनुरूप कार्य नहीं करेंगे तो यह समझौता कभी भी तोड़ा जा सकता है। यह समझौता अस्थायी। अगर शासक वर्ग उन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं करेगा और अपनी सीमाओं से बाहर जाकर काम करेगा तो लोग दूसरे शासक को चुन लेंगे, ये समझौता तोड़ देंगे, दूसरी सरकार बना देंगे। अर्थात वह लोकतंत्र का समर्थन कर रहा है और सीमित सरकार की बात कर रहा है। कह रहा है कि यह सरकार सीमित सरकार होगी। क्यों? क्योंकि सरकार के पास में केवल उतने ही अधिकार होंगे जो अधिकार उसको दिए गए हैं। इस तरह से जॉन लॉक का योगदान वास्तव में सहमति सिद्धांत और सीमित सरकार दोनों के संदर्भ में है। अर्थात इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी उपर्युक्त दोनों। अब इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। तो आइए 11वें प्रश्न को देखें, क्या पूछा गया है इसमें। लॉक ने निम्नलिखित अधिकारों में से किसे अपने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में शामिल नहीं किया? और 4 विकल्प हैं। ए
जीवन का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी समानता का अधिकार और डी संपत्ति का अधिकार। तो वास्तव में लॉक ने प्राकृतिक अधिकार कुल 3 दिए, कुल 3 प्राकृतिक अधिकार दिए हैं। पिछले प्रश्नों की व्याख्या में हमने इसको समझाया है, एक बार फिर संक्षेप में बताएं। कुल 3 प्राकृतिक अधिकार दिए हैं, कौन कौन से? स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन का अधिकार। लेकिन उसने समानता का अधिकार को इसमें शामिल नहीं किया है और आपसे प्रश्न पूछा गया है कि किस अधिकार को प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में शामिल नहीं किया है? समानता के अधिकार को शामिल नहीं किया है। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा विकल्प सी, समानता का अधिकार। अब देखें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। तो 12वें प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखें हम। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राप्त था, और 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों में अधिकार दिए गए हैं। ए प्राकृतिक अधिकार, बी धार्मिक अधिकार, सी राजनीतिक अधिकार और डी उपर्युक्त 3। तो वास्तव में लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को केवल प्राकृतिक अधिकार प्राप्त। धार्मिक अधिकारों के विषय में लॉक चर्चा नहीं करता, इसके संदर्भ में लॉक कोई चर्चा नहीं करता, कोई उल्लेख इसका नहीं करता, कोई भी चर्चा इसने नहीं की, चर्चा नहीं की। और राजनीतिक अधिकार लॉक के अनुसार मनुष्य को कब प्राप्त होते हैं? जब सामाजिक समझौता होता है, जब सामाजिक समझौता होता है और इस समझौते के द्वारा, जब सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति होती है, राज्य की उत्पत्ति होती है, तब मनुष्य को राजनीतिक अधिकार अर्थात नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन प्राकृतिक अवस्था में उसे केवल प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा विकल्प ए प्राकृतिक अधिकार। अब हम देख लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। तो प्रश्न नंबर 13 में क्या पूछा गया है, देखें हम। लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है। लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किया है और 4 विकल्प हैं। ए राजनीतिक निरंकुशतावाद को न्याय संगत ठहराने के लिए, बी न्यायिक अंग की सर्वोच्चता को न्याय संगत ठहराने के लिए, सी उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए और डी राज्य के प्रति नागरिकों की पूर्ण निष्ठा को न्याय संगत ठहराने के लिए। तो वास्तव में जॉन लॉक के अनुसार जो सामाजिक समझौता होता है, ये सामाजिक समझौता वास्तव में 2 तरह से, अर्थात समझौते कुल 2 हुए, एक स्थायी समझौता और दूसरा अस्थायी समझौता। वह कहता है स्थायी समझौता लोगों के मध्य हुआ और इस स्थायी समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य अस्तित्व में आया, लेकिन अस्थायी समझौता जो हुआ वह लोगों और शासकों के मध्य हुआ और इसके परिणाम स्वरूप सरकार अस्तित्व। और जॉन लॉक कहता है यह समझौता अस्थायी है, इसलिए अस्थायी है क्योंकि वास्तव में सरकार का काम लोगों ने केवल यह सौंपा कि वे उन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करें जो प्राकृतिक अवस्था में उसे प्राप्त हो। अर्थात यह सरकार वास्तव में लोगों के द्वारा बदली जा सकती है। लोगों और शासकों के बीच जो समझौता हुआ वो कभी भी टूट सकता है, लोग इस सरकार को बदल सकते हैं। अर्थात सत्ता वास्तव में लोगों में निहित है, अर्थात यह सरकार कैसी होगी? लोकतांत्रिक। यह सरकार होगी लोकतांत्रिक, क्योंकि लोग जब चाहें तब इस सरकार को बदल सकते हैं। सत्ता लोगों में निहित हो गई है और लोग इस सरकार से केवल यह अपेक्षा करते हैं कि वह प्राकृतिक कानूनों की रक्षा करे, उसके अनुरूप कानून बनाए और उन्हें क्रियान्वित करे, और अगर ऐसा नहीं करती है तो उस सरकार को बदल के दूसरी सरकार को चुन लेंगे। अर्थात वह लोकतांत्रिक स्वरूप की सरकार होगी। अर्थात उसने, लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उपयोग किस लिए किया? उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्याय संगत ठहराने के लिए। वह इस उदार लोकतांत्रिक राज्य को उचित ठहराता है, कहता है कि इस तरह का राज्य इस समझौते के द्वारा अस्तित्व में आया और यही उचित है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। अब इसके बाद देख रहे हैं हम अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। क्या पूछा है इस प्रश्न में, देख रहे हैं हम। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना
जॉन लॉक ने नहीं की। निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की? और 4 विकल्प हैं। ए पर्शियन लेटर, बी सहिष्णुता पर पहला निबंध, सी शासन पर 2 निबंध और डी कैरोलिना के संविधान के मूल तत्व। तो इसमें से पर्शियन लेटर, इसकी रचना जॉन लॉक ने नहीं की थी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा विकल्प ए। अब हम देखते हैं आज का अगला और अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। तो इस 15वें प्रश्न में क्या है देख लें हम। लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि, और 4 विकल्प हैं। आपसे यह पूछा गया है कि लोगों ने जो समझौता किया उसका सही कारण क्या था। विकल्प ए है उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, बी पोप तंत्र का दमन किया जा सके, सी गृह युद्धों का अंत हो सके और डी शासकीय चर्च की स्थापना हो सके। तो वास्तव में जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता होने का कारण क्या था? लोगों के मध्य समझौता जो हुआ उसका समझौता का कारण क्या था? इसका कारण था प्राकृतिक अवस्था में जो 3 अधिकार प्राप्त थे। प्राकृतिक अवस्था में 3 अधिकार कौन से प्राप्त थे? 3 अधिकार जो प्राप्त थे, स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन का अधिकार। इन अधिकारों की रक्षा, इन अधिकारों की रक्षा था, इन अधिकारों की रक्षा करना उद्देश्य था। क्यों? क्योंकि इस प्राकृतिक अवस्था में वास्तव में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अस्तित्व में नहीं थी, इसलिए इन अधिकारों का क्रियान्वयन पूरी तरह से नहीं हो पाता था। तो लोगों ने इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए सामाजिक समझौता किया और यही विकल्प ए में है कि लोगों ने समझौता क्यों किया, जिससे कि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए लोगों ने समझौता किया था। तो इस तरह से आज के ये 15 प्रश्न पूरे होते हैं और इस प्रकार जॉन लॉक पर कुल 2 वीडियो में हमने 15-15 अर्थात कुल 30 प्रश्न हल करवाए और ये प्रश्न निश्चित रूप से आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी हैं और आपको इससे बेहद लाभ मिलेगा। और अगले वीडियो में हम रूसो पर 15 प्रश्नों को लेकर आपसे फिर मिलेंगे। अगर आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।